हेलो फ्रेंड्स, चलिए समाजशास्त्र के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण के बारे में। ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से लगभग हर वर्ष प्रश्न पूछा गया है। ओके दोस्तों, समाजशास्त्र में यदि किसी चैप्टर में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका सामाजिक परिवर्तन। आइए देखते हैं कि किस वर्ष कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ष 2014 में प्रश्न पूछा है। वर्ष 2014 में 4 नंबर में पूछा है और प्रश्न था कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख 4 कारकों की व्याख्या कीजिए, कारकों के बारे में पूछा था। उसके बाद वर्ष 2017 में पूछा है। ओके, 2017 में पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, प्रमुख कारकों को लिखें। ओके, सामाजिक परिवर्तन क्या है, प्रमुख कारकों को लिखें। ये आपसे पूछा गया था 100 वर्ड्स में। ओके, यानी कि 8 नंबर में पूछा गया था। फिर वर्ष 2018 में पूछा है। इसमें 2018 में पूछा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर। इसी चैप्टर से रिलेटेड है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर। ओके, फिर उसके तत्पश्चात पूछा है वर्ष 2019 में। इधर लगातार पूछा है, इसीलिए मैंने कहा कि लगभग हर वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछा है। वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। ओके, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए एवं सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सांस्कृतिक सिद्धांतों की बात की गई है। ओके, फिर उसके बाद इसमें पूछा है आपसे वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में जो प्रश्न पूछा है वो 2 नंबर में पूछा है और प्रश्न यह था कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान लिखिए। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान लिखिए। ओके, फिर उसके बाद आपसे पूछा है वर्ष 2021 में। वर्ष 2021 में आपसे प्रश्न पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन के कारक को 3 बार पूछ चुका है, 2014 में। ओके, उसके बाद 2017 में। ओके, उसके बाद 2021 में पूछा है सामाजिक परिवर्तन के कारक को लिखिए, और ये पूछा था आपसे 125 वर्ड्स में, यानी कि आपका 10 नंबर में पूछा था। ओके, तो दोस्तों इतने सारे चीज़ों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये जो टॉपिक है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आज हम जो पढ़ेंगे, तो देखिएगा, सबसे पहला जो हमें देखना रहेगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। ये आपसे 30 वर्ड में पूछा जा चुका है। उसके तत्पश्चात हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, इसे 30 या 60 वर्ड में कवर करेंगे। ओके, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है सामाजिक परिवर्तन के कारक। तो आज इतने चीज़ों को हम कवर करेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतने ही चीज़ों को अध्ययन करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन जो है, सामाजिक परिवर्तन के 2 सिद्धांत दिए गए हैं। ओके, उन दोनों सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि सामाजिक परिवर्तन चैप्टर से ही संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं आखिर सामाजिक परिवर्तन है क्या। चलिए समझते हैं सामाजिक परिवर्तन को। देखिएगा, इसमें जो सामाजिक परिवर्तन है, तो सामाजिक से स्पष्ट हो रहा है कि समाज में होने वाले परिवर्तन को ही प्रायः सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ओके, तो इसमें सामाजिक से आशय समाज से है। समाज से है मतलब सामाजिक संबंध होंगे समाज में। ओके, समाज में क्या होंगे? समाज में सामाजिक संबंध होंगे। ओके, और आपको एक चीज़ याद रखना है कि परिवर्तन से आशय है कि 2 कालखंड में या 2 समयांतराल में जो पाई जाने वाली भिन्नता है, तो परिवर्तन से आशय है भिन्नता। ओके, तो समाज में सामाजिक संबंधों के मध्य, समाज में सामाजिक संबंधों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ओके, तो स्पष्ट है, सामाजिक संबंधों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जो मानवीय संबंधों, ओके, मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों में होते हैं। ओके, ये वाला लाइन को याद रखिएगा। जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों में होते हैं। क्लियर है दोस्तों? मैंने जो अभी लाइन बताया आपको वो लिखने में काम आएगा, लेकिन सिंपल सा इसका परिभाषा है कि समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों में पाई जाने वाली भिन्नता या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को देखने से पहले हम सामाजिक परिवर्तन को 30 वर्ड में कैसे फ्रेम करेंगे उसे देखेंगे। ओके, देखिएगा, इसमें सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दी गई है। हम इसको पढ़ते हैं।
परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ओके। सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को, इस संबंध को याद रखिएगा, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों में होते हैं। ओके। अगर आपको इसी को 30 वर्ड में लिखना है तो कौन कौन सा पॉइंट्स उठाएंगे, देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। आप इसको मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट आ जाइए यहाँ से कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसको आप लिखिएगा 1 से 2 लाइन में, ये आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है, आप ये वाला लाइन को ज़रूर लिखिएगा। मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों में होते हैं। इसको आप 3rd लाइन में लिखिएगा। और जो आपका 4th लाइन है उसको विशेषताओं से लिखिएगा। विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। आपको विशेषताओं से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है यानी कि समस्त समाज में, संसार के जितने भी समाज है सभी समाज में पाई जाती है। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक घटना है। या फिर आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये जो है आपका सामाजिक परिवर्तन है एक जटिल व्यवस्था है, जटिल प्रक्रिया है। तो सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक एवं जटिल प्रक्रिया है, इसको आप लिख सकते हैं 4th लाइन में। तो इस तरीके से आपका 30 वर्ड में कवर हो जाता है ना। तो चलिए हम विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर गौर करते हैं। देखिएगा, इसमें सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं इसमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। आपको सिर्फ की पॉइंट याद रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं से कभी प्रश्न पूछा तो आपको 30 वर्ड में पूछेगा, 60 वर्ड में पूछेगा। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से। अगर बना तो वो कंबाइंड रहेगा। कंबाइंड रहेगा मतलब जैसे कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ बताइए, तो ऐसा रहेगा। तो उसमें 2 चीज़ शामिल रहेगा। लेकिन कभी भी इसमें व्यक्तिगत तरीके से आपका सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं से 60 वर्ड से ऊपर नहीं पूछेगा। ओके। तो चलिए सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। देखिएगा, ये जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन पूरी तरीके से समाज में लागू होती है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है, यानी कि पूरे समूह में लागू होती है। इस वजह से सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी है, सामाजिक है। ओके। फिर नेक्स्ट विशेषता हम देख पा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक घटना है यानी परिवर्तन सभी समाजों एवं सभी कालों में होता है। यानी कि संसार में जितने भी समाज हैं, संसार में जितने भी समाज हैं, सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन की जो घटनाएं हैं वो पाई जाती है। तो इस वजह से कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन जो है सार्वभौमिक घटना है। ओके। नेक्स्ट इसमें है सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी है कहने का आशय है कि सामाजिक परिवर्तन जो है स्वाभाविक घटना है, ये होकर ही रहेगा। या तो नियोजित तरीके से होगा, नियोजित तरीके से कहने का आशय प्लानिंग से होगा, या फिर स्वतः होगा। स्वतः यानी कि ऑटोमेटिक हो सकता है। इसमें देखिएगा, इसमें सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। कभी परिवर्तन नियोजित होते हैं तो कभी स्वतः होते हैं। ओके। ये रहा आपका 3rd विशेषता। नेक्स्ट विशेषता हम पढ़ पा रहे हैं इसमें कि सामाजिक परिवर्तन की गति असमान एवं तुलनात्मक है। असमान एवं तुलनात्मक है। ओके। देखिएगा, अगर 2 समाज में सामाजिक परिवर्तन हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि एक समान होगा, इसमें भिन्नता भी पाई जाती है। देखिएगा, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि कोई भी 2 समाज पूर्णतः समान नहीं है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो होती है समाजों में, वो उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो उसमें भी इसी चीज़ को कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन की गति जो है असमान एवं तुलनात्मक है। ओके। फिर नेक्स्ट, आदिम एवं पूर्वी देशों में समाजों की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में परिवर्तन शीघ्र होते हैं। क्लियर है? मतलब इसमें कहा गया है जो आपका पश्चिमी देश है और जो पूर्वी देश है, तो पूर्वी देशों की तुलना में जो पश्चिमी देश है यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन किस गति से होती है, तीव्र गति से होती है। ओके। और जो आपका पूर्वी देश है इसमें अपेक्षाकृत धीमी गति से होती है सामाजिक परिवर्तन, पर होती है क्योंकि ये अवश्यंभावी घटना है। ओके। यह एक स्वाभाविक घटना है, इस वजह से सामाजिक परिवर्तन होता ही है। फिर उसके बाद इसमें कहा गया है कि भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में परिवर्तन शीघ्रता से होती है। ओके। ये तो अंडरस्टूड है पॉइंट्स। चलिए अब नेक्स्ट विशेषता पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है जिसकी माप संभव नहीं है। कहने का आशय है कि
हम किसी भौतिक वस्तु में होने वाले परिवर्तन को मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम ये सब से माप सकते हैं। ओके, भौतिक वस्तु में होने वाले परिवर्तन को माप सकते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन की माप नहीं कर सकते। इस वजह से ये कैसा है, जटिल तथ्य है। गुणात्मक परिवर्तन की माप संभव नहीं है, इस वजह से सामाजिक परिवर्तन जो है आपका जटिल तथ्य है। फिर नेक्स्ट इसमें है सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परिवर्तन के बारे में निश्चित पूर्वानुमान लगाना कठिन है। ओके, चूँकि दोस्तों अगर मैं उदाहरण भी आपको दूं कि यह कहना कठिन है कि भारत में नगरीकरण, औद्योगिकरण से जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, यह कहना कठिन है। ओके, आगे चलकर लोगों के विचारों, मूल्यों, आदर्शों में क्या परिवर्तन आएंगे, यह भी कहना कठिन है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से सामाजिक परिवर्तन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके से हमने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को 5 पॉइंट्स में कवर किया है। पहला हमने देखा है कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी प्रकृति कैसी है, सामाजिक है। ओके, फिर हमने दूसरा देखा है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है वो कैसी घटना है, सार्वभौमिक घटना है। क्लियर? फिर तीसरा हमने देखा है जो सामाजिक परिवर्तन है अवश्यंभावी घटना है, यानी कि स्वाभाविक घटित होने वाली घटना है। तीसरा पॉइंट हमने देखा है। चौथा जो पॉइंट हमने देखा है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो जटिल तथ्य है। इसका जो माप है भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को नहीं माप सकते, भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को हम माप सकते हैं लेकिन गुणात्मक परिवर्तन की माप नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक जटिल तथ्य है। फिर उसके तत्पश्चात हमने देखा है अभी कि सामाजिक परिवर्तन में सही भविष्यवाणी संभव नहीं है। ओके, ये आपका की पॉइंट्स है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। ओके, तो इस तरीके से आपका सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कवर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सामाजिक परिवर्तन के कारक। कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे कि सामाजिक परिवर्तन होती है। देखिएगा, ये जो सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। आपको 100 वर्ड्स या फिर 125 वर्ड्स में तैयार रखना है। ओके दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी माना गया है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को उत्तरदायी माना है, तो ठीक उसी प्रकार मैक्स वेबर ने किसे माना है, धर्म को उत्तरदायी माना है। तो चलिए कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, आइए ज़रा देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो कारक है वो है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। प्राकृतिक भौगोलिक कारकों के अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक शक्तियों को सम्मिलित करते हैं, जिसके अंतर्गत मौसम, भूकंप, बाढ़ आदि है ना। तो जलवायु सभ्यता के विकास एवं विनाश के लिए उत्तरदायी है। जलवायु सभ्यता के लिए विकास और विनाश के लिए कैसे उत्तरदायी है? देखिएगा, जो आपका प्रकृति है अगर वो शांत है तो इसमें विकास हो सकता है, निर्माण कार्य हो सकता है, संस्कृति सभ्यता का निर्माण हो सकता है। ओके, और यदि प्रकृति आपदा का रूप धारण कर लेती है तो विनाश निश्चित है ना। विनाश निश्चित है, गांव उजड़ जाते हैं, शहर उजड़ जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारक हैं। क्लियर है? तो इससे भी सामाजिक परिवर्तन होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्राणी शास्त्री या जैविकी कारक। प्राणी शास्त्री कहने का आशय है दोस्तों कि वंशानुगत को इसमें माना गया है, जीन को माना गया है, वंशानुगत है ना। जो वंशानुगत है तो वंशानुगत के आधार पर ही किसी व्यक्ति का जो कद है, शरीर का संरचना है ना, जो रंग है, रूप है, ये सब जो है वंशानुगत के आधार पर ही किसी व्यक्ति का कद, शारीरिक संरचना, गठन ये सब निर्धारित होता है। ओके, तो उसी वंश के आधार पर ही आगे क्या होगा कि जो उस व्यक्ति है उस व्यक्ति का औसत जन्म दर कितनी होगी, औसत मृत्यु दर कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। ओके, तो ये भी एक समाज में परिवर्तन का कारक है, क्योंकि सभी समाज में अलग अलग होती है, सभी समाज में भिन्नता पाई जाती है। ओके, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे भी प्रभाव पड़ता है सामाजिक परिवर्तन में। ओके, तो चलिए इसमें उसी चीज़ को कहा गया है कि डार्विन सामाजिक परिवर्तनों के लिए जैविकी कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, तो इसमें डार्विन का नाम अगर आपको याद आएगा तो लिख सकते हैं। जैविकी कारकों से तात्पर्य हम अपनी माता पिता के वंशानुक्रमण से प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट कारक हम देख पा रहे हैं जनसंख्यात्मक कारक। ओके, जनसंख्यात्मक कारक कहने का आशय है दोस्तों कि जनसंख्या के आधार पर ही किसी देश की सामाजिक संरचना का पता किया जाता है। सामाजिक संरचना उस देश की कैसी है उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ना। इसीलिए जब भी जनगणना होती है, सामाजिक आर्थिक जनगणना होती है, तो देखिएगा इसमें जनसंख्या कारक के बारे में लिखा हुआ है। जनसंख्यात्मक कारक का तात्पर्य जनसंख्या के आकार, घनत्व में वृद्धि ह्रास से है। इन कारकों में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को शामिल किया जाता है। जन्म दर, मृत्यु दर,
प्रवास, ये सब चीज़ें क्या है, समाज को प्रभावित करती हैं, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन संभव है जनसंख्यात्मक कारक से भी। क्लियर है। नेक्स्ट कारक हम देख पा रहे हैं प्रौद्योगिकी कारक, है ना। टेक्नोलॉजी को भी माना गया है समाज में परिवर्तन के कारक। देखिएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है, मानव उसका आदी होते जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के अनुसार मानव का क्या चेंज हो रहा है, व्यवहार चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन में भी प्रौद्योगिकी कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ओके, चलिए इसी में देखते हैं क्या है इसमें। प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। परिवर्तन में सबसे प्रमुख कारकों में प्रौद्योगिकी है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति ने अनेक आविष्कारों को जन्म दिया। आविष्कारों से यंत्रीकरण बढ़ा। ओके, यंत्रीकरण के कारण उत्पादन की प्रणालियाँ में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और इसमें सामाजिक संरचना में बदलाव आया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट कारक आता है आपका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में महत्वपूर्ण रूप से नाम याद रखना है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं कहा, एक है आपका पूंजीवादी वर्ग और दूसरा है आपका श्रमिक वर्ग, और इन दोनों के मध्य भी संघर्ष पाया जाता है। ओके, उस संघर्ष का परिणाम कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन पर भी दिखता है। ओके, तो चलिए इसमें उसी चीज़ को लिखा गया है। इसकी व्याख्या कार्ल मार्क्स द्वारा की गई। वर्तमान युग में औद्योगिकरण व पूंजीवाद का प्रभाव आर्थिक दशाओं को और महत्वपूर्ण बनाता जा रहा है। उत्पादन, उपभोग, वितरण, आर्थिक नीतियाँ, श्रम विभाजन आदि से समाज में बदलाव आता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक कारक। तो जो संस्कृति है व्यक्ति के विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, आदतों, व्यवहारों को बहुत सीमा तक प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन में भी उत्तरदायी कारक है। फिर नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक कहने का आशय है कि कुछ नया या जिज्ञासावश मानव सोचता है और उसके अनुरूप व्यवहार करता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन होता है। चलिए इसको पूरा पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। समस्त मानव समाज एवं संस्कृति मानव के मस्तिष्क की उपज है। ओके, अतः सामाजिक संबंधों में परिवर्तन मानव मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण होते हैं। सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होते हैं वो मानव मस्तिष्क की उपज है। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, मैंने अभी आपसे कहा कि जिज्ञासावश, तो उसी चीज़ को इसमें कहा है कि मानव में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। मानव मस्तिष्क नवीनता चाहता है, कुछ नया चाहता है मानव मस्तिष्क। तो यही आविष्कार के लिए प्रेरणा है। आविष्कार के लिए प्रेरणा है यानी कि परिवर्तन निश्चित है। ओके, तो सामाजिक परिवर्तन का एक कारक मनोवैज्ञानिक कारक भी है। फिर नेक्स्ट है आपके समक्ष राजनीतिक व सैनिक कारक। देखिएगा, राजनीतिक व सैनिक कारक को पृथक करना थोड़ा कठिन है, इस वजह से एक साथ इसको देखा जाता है। देखिएगा, इसको सिंपल समझिएगा। जब सत्ता या सरकार बदलने से भी समाज में परिवर्तन होता है, क्योंकि सत्ता या सरकार बदलने से जो सत्ता है या सरकार है वो अपनी नीतियाँ समाज में लागू करेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन को इससे भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट विशेषता हम देख रहे हैं, नेक्स्ट कारक जो है हम देख रहे हैं वैचारिक कारक। वैचारिक कारक कहने का आशय है कि समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो विचारक हैं, है ना, तो उनके विचारों से भी समाज में परिवर्तन आता है। जैसे कि हम बात करें कार्ल मार्क्स के द्वारा, उनका एक विचार था साम्यवाद, है ना। तो साम्यवाद को उन्होंने समाज में स्थापना की थी। तो इस वजह से वैचारिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन का कारक है। ओके, इसमें उसी चीज़ को कहा गया है, कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर साम्यवादी शासन व्यवस्था एवं समाज की स्थापना हुई। ओके, फिर नेक्स्ट देख रहे हैं महान लोगों की भूमिका। इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या महान लोगों के संदर्भों में की गई है। हिटलर, मुसोलिनी, गांधी, विवेकानंद आदि ने समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी एक कारक है ना। तो आपके पास अगर स्पेस बचता है तो लास्ट में इसे भी लिख सकते हैं, महान लोगों की भूमिका भी होती है सामाजिक परिवर्तन में। क्लियर है। देखिएगा, पूरे 10 पॉइंट्स हैं और आपको इसे लगभग 100 वर्ड्स में तैयार रखना है। तो आप सिर्फ एडिंग लिख कर उसे एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करेंगे तब भी आपका 10 से 12 लाइन में चले जाएगा, यानी कि आपका 100 से 125 वर्ड्स तक तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन के कारक। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज हमने पढ़ा है कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में। ओके, उसके तत्पश्चात हमने अध्ययन किया है सामाजिक परिवर्तन के कारक। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के साथ। जो आपका सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है, इसमें 2 सिद्धांत पढ़ा जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ओके, तो चलिए, थैंक यू।